Hello, my dear students of LLB थर्ड पार्ट्स। मैं परिमलेश कुमार सदन। कल आपको दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें चैप्टर 2 और 3 में यह बताया कि क्रिमिनल कोर्ट्स का इस्टेब्लिशमेंट और जो क्रिमिनल कोर्ट्स के पावर एंड फंक्शंस हैं, उसमें हर एक लोअर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सिविल कोर्ट होगा और उस सिविल कोर्ट के निस्बत यह न्यायिक पदाधिकारीगण हर एक जिला में अपनी कार्यवाही को करेंगे, जैसा कि कल हमने बताया। अब कार्यवाही के बाद इस प्रक्रिया संहिता में एक मुख्य धारा है 41 ऑफ CRPC। यह हर बार अल्टरनेट ईयर करके एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरी 1 ईयर कि पुलिस किस परिस्थिति में अभियुक्तों को गिरफ्तार करेगी। यहाँ धारा 41 में यह बताई गई है कि पुलिस इम्पावर है कभी भी किसी भी व्यक्ति को संज्ञेय अपराधों में अरेस्ट करने के लिए। अगर किसी अभियुक्तों द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा कोई संज्ञेय अपराध, कॉग्निजिबल ऑफेंस, यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता के या प्रक्रिया संहिता में यह उल्लिखित है कि कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस 2 तरह के होंगे, जिसमें नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती, जबकि कॉग्निजिबल ऑफेंस में यह उद्धृत है कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। उसी के लिए धारा 41 में कहा गया कि पुलिस को इतने पावर दिए गए हैं कि जब भी कभी कोई संज्ञेय अपराध होने की सूचना होती है या कोई स्टोलन प्रॉपर्टी कोई व्यक्ति छिपा कर रखा है या प्रोक्लेमेंट ऑफेंडर है या भगोड़ा व्यक्ति है या किसी घर में घुसकर अपराध करने का प्रयास किया है या ऐसा प्रॉपर्टी छुपाकर रखे हुए है जिसके लिए वह अधिकृत व्यक्ति नहीं है। इस संदर्भ में धारा 41 में कुछ पॉइंट निर्दिष्ट हैं, जिसका आप भी अवलोकन करेंगे प्रक्रिया संहिता में। स्पष्ट रूप से करीब 10-12 पॉइंट निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें से शॉर्ट में मैं कुछ आपको इंगित करा दूं। सबसे पहला हुआ कि कॉग्निजिबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लेगी। उसके लिए न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय से वारंट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर दूसरा कहता है कि रीजनेबल कंप्लेंट, कोई रीजनेबल शिकायत अगर पुलिस को यह प्राप्त होता है कि अमुक व्यक्ति द्वारा कोई इस तरह का अपराध किया गया है जिसमें आपकी अरेस्टिंग आवश्यक हो, तो ऐसे हालात में भी पुलिस जो ऐसा अपराध आपने किया है जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, डेथ सेंटेंस है या कॉग्निजिबल ऑफेंस है या 7 इयर्स और अपवार्ड है, तो ऐसे हालात में पुलिस को गिरफ्तार करने का पूर्णतः अधिकार होगा, वह एनी टाइम। और आप इस जगह यह भी जान लें कि पुलिस किसी भी हालात में अगर आप समुचित नाम पता पुलिस को पूछने पर नहीं बताते हैं तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन पुलिस को यह एम्पावर किया गया है कि 24 आवर्स के लिए तो वह अधिकृत व्यक्ति है कि इंक्वायरी जब भी आवश्यकता हो किसी व्यक्ति के लिए तो वह गिरफ्तार कर डिटेन आपको कर सकती है। लेकिन 24 घंटा के उपरांत उसको एट एनी कॉस्ट नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ व्यक्ति को प्रोड्यूस कर देना होगा। उससे ज्यादा वह कस्टडी में रखने का हकदार नहीं है। अगर वैसा करती है तो पुलिस के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई किया जा सकता है। पुलिस को यह विश्वास है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन जो दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया गया और पुलिस को यह पता लग गया कि आपने अपना नाम पता गलत बता दिया, एड्रेस गलत बता दिया, सस्पिशियस है, संदेहास्पद व्यक्ति है, तो उस हालात में अरेस्ट विदाउट वारंट, वहां वारंट की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रॉपर किसी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है ऑफेंस में, तो ऐसे हालात के लिए आपको डिटेन किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपके विरुद्ध दर्ज किया जाता है और पुलिस आपको खोज रही है, आप भागे फिर रहे हैं, अगर किसी हालात में आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो उस हालात में इन्वेस्टिगेशन में अन्वेषण के दौरान पुलिस को जरूरी होगा तो वह आपको गिरफ्तार करके 164 स्टेटमेंट के लिए न्यायालय में भी प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरा कहा कि अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू मोर देन 7 years। यह भी है कि 7 years तक, चूंकि 41 का ये जो अमेंडमेंट आया है 2010 में, उसमें अब पुलिस को यह अधिकारिता दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल भेजना आवश्यक नहीं है, तो ऐसे हालात में अब 7 years इम्प्रिजनमेंट तक के मुकदमे में पुलिस व्यक्ति को जमानत पर भी, बॉन्ड पर भी छोड़ दे सकती है। या 41 का लाभ देने का एक अधिकृत अभियुक्तों के लिए सेक्शंस जोड़ दिए गए हैं कि जिसमें पुलिस गिरफ्तार करती है और अगर निहायत नहीं है भेजना कस्टडी, तो वह 41A के तहत उसको जमानत पर दे सकती है। लेकिन जहां गिरफ्तार करने का सवाल है, तो यह भी कहा गया कि रिजनेबल सेक्शन डिजर्टेड फ्रॉम द आर्म फोर्स ऑफ यूनियन। अगर कोई व्यक्ति आर्म फोर्स का, जल थल वायु का, सेना जल थल वायु, 3 जो आर्म फोर्स के पर्सन हैं, अगर वह कहीं डिजर्टेड हैं, भाग गए हैं अपने हालात में, और उस हालात में इस लोकल जुरिडिक्शन में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यह व्यक्ति सेना का भगोड़ा व्यक्ति है, तो एट वंस उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कहीं कन्विक्शन पर रिलीज किया गया है और उसके बाद कन्विक्ट होने के बाद रिलीज किया गया है और आप पुनः उत्पात मचा रहे हैं, तो ऐसे हालात में भी उस रिलीज के बाद भी पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो इस हालात में यह अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस को सीआरपीसी में बहुत ही वास्ट पावर देता है कि जब भी कोई सस्पिशियस कंडीशन में किसी व्यक्ति को कहीं गुप्तचर द्वारा कोई इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता है, तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। 41 में यह कहा गया कि जब गिरफ्तार व्यक्ति को किया जाएगा, तो ऐसे हालात में उसके रिलेटिव्स को नोटिस देना अनिवार्य है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा गया है। नोटिस टू अपीयरेंस बिफोर पुलिस स्टेशन, और वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन में हाजिर होगा। वैसे हालात में उसके डियरेस्ट पर या रिलेटिव्स को इंफॉर्मेशन, उपयुक्त इंफॉर्मेशन देना है। 41 के बी में भी यह लिखा गया कि अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ मेकिंग अरेस्ट एवरी पुलिस ऑफिसर, और किस परिस्थिति में क्या होगा, इसके हालात में उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के संदर्भ में सूचना देना अनिवार्य है। 42 में कहा गया रिफ्यूजल ऑफ नेम एंड एड्रेस। अगर कोई व्यक्ति अपने नाम, आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और अपना सही नाम पता नहीं बताती है, तो 41 सीआरपीसी में उसे अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। उसके नेम और आइडेंटिटी को पता लगाने के लिए अगर उपयुक्त नाम, पता सब सत्यापित हो जाता है और कोई उस तरह का ऑफेंस नहीं है जिसके लिए आपको जेल भेजना अनिवार्य हो, तो फिर पुलिस आपको 42 में बॉन्ड पर भी छोड़ दे सकती है। 43 कहती है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीड्योर ऑन सच अरेस्ट। कोई स्वतंत्र व्यक्ति भी, कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का अधिकारी होगा, यह 43 अधिकृत करता है। और वह अधिकृत व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो एट वंस नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको सूचना देकर पुलिस को हैंड ओवर कर देना है। यह नहीं कि उसको अपने कस्टडी में रखेगा। अगर अपने कस्टडी में रखेगा तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस उस व्यक्ति पर प्रारंभ हो जाएगा। धारा 44 कहती है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। अगर कोई न्यायिक दंडाधिकारी अपने यात्रा के दौरान, कार्यवाही के दौरान वह चल रहे हैं
और वैसे हालात में कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या ऐसे सस्पिशियस व्यक्ति नजर आते हैं जिनकी गिरफ्तारी आवश्यकता हो, तो वह मजिस्ट्रेट साहब भी ऑर्डर दे सकते हैं कि एट वंस इसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनके आदेश पर उस अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स, धारा 45 में यह अधिकृत किया गया है कि आर्म फोर्स बल के सेना के जो भी पदाधिकारी हो या ऑफिसर हो या सिपाहीगण हो, उन लोगों को धारा 45 अरेस्टिंग से सेव करती है। जब भी कोई ड्यूटी में आए हुए हैं तो उनके पदाधिकारियों को सूचना देना होगा जिस आर्म फोर्स के हैं, उनके निर्देशन के बाद ही उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अब धारा 46 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरेस्टिंग हाउ मेड, बराबर चिंता का विषय रहता है कि यह जो गिरफ्तारी में पुलिस बल जो प्रयोग किया जाता है, यह कहीं लिखा हुआ नहीं है कि यह करना है। लेकिन अगर सिर्फ अरेस्टिंग करने से विदाउट टचिंग ऑफ बॉडी, बिना बॉडी को कि आपको अरेस्ट किया जाता है और वह व्यक्ति हिमसेल्फ सरेंडर कर जाता है, तो उस हालात में वह उसको मार पीट या किसी तरह का बल प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर वह व्यक्ति भागने का प्रयास करेगा तो कानून कहता है कि कुछ थोड़ा मोड़ा फोर्स उपयोग किया जाएगा जो ज्यादा नहीं हो, और उस हालात में उसको थोड़ा सा बल प्रयोग करके, क्रिमिनल फोर्स करके उसको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन यहाँ वुमेन के अरेस्टिंग के संबंध में कहा गया कि सनसेट और सनराइज के बीच उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। रात्रि बेला में किसी महिला व्यक्ति की गिरफ्तारी, महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं होगी। उनको गिरफ्तारी दिन में भी होगी और महिला पुलिस के उपस्थिति में ही किसी वुमेन की गिरफ्तारी होगी। धारा 46 में यह कहा गया। तो अरेस्टिंग करने के समय यह नितांत आवश्यक है कि किसी को बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन भागने का प्रयास करेगा तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। महिलाओं की गिरफ्तारी दिन में होगी, ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह डिटेल्स धारा 46 में उद्धृत किया गया है। 47 में कहता है सर्च ऑफ प्लेस इंटर बाय सॉर्ट ऑफ अरेस्टेड, यह अधिकृत करती है किसी व्यक्ति को, किसी पुलिस पदाधिकारी को जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी अगर करना है तो ऐसे प्लेस पर, वैसे स्थान पर वह व्यक्ति उस घर में भागा है तो उसको अधिकार होगा कि उस घर में सर्च कर उस व्यक्ति को पकड़ा जाए। यहाँ वारंट की आवश्यकता नहीं है उस हालात में। लेकिन इतना जरूर है 47 में कि वह अगर जो कोई महिला, पर्दे नशी महिला उस घर में रह रही है तो उनको सूचित कर देना होगा कि हमको अमुक व्यक्ति की, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी है, इसलिए आप कृपया किसी एक अलग कमरे में रह जाएं जिससे मैं गिरफ्तारी कर सकूं। और धारा 48 में है कि नो अदर जुरिडिक्शन, अगर ऑफेंडर्स कोई अदर जुरिडिक्शन का है तो उसको अरेस्ट करके उसको वहां प्रोड्यूस करने के लिए भेजा जाएगा। 49 में कहता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन, उसको ज्यादा परेशान नहीं करना है, ज्यादा बाधा नहीं करना है। लेकिन अगर वह पर्सन भागने का प्रयास करेगा तो उस हालात में आए दिन आप देखा करते हैं, अभी भी हाल में ही वह बॉम्बे में एक केस हुआ जहां 4 अपराधियों को गोली मार दी गई थी। वह कारण यह था कि वह सभी अपराधी भागने का प्रयास कर रहे थे, पुलिस पर अटेम्प्ट कर रहे थे। तो उस हालात में पुलिस को यह अधिकृत है कि किसी व्यक्ति को काउंटर करके वह हत्या, मर्डर भी कर सकती है। भले ही इसका ट्रायल विचारण के दौरान उस पर जो कार्रवाई हो वह न्यायालय देखेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ लाइफ और लिबर्टी को देखते हुए, जहां हर एक व्यक्तियों को अपने अपने जन्म सिद्ध अधिकार दिए गए हैं, धारा 21 कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को लाइफ और लिबर्टी की स्वतंत्रता होगी। तो उस हालात में अपनी जान की अभिरक्षा को बचाने के लिए जान की बाजी को लगाते हुए वह व्यक्ति उसकी कोई भी उसको मर्डर कर सकता है। धारा 50 कहती है कि पर्सन अरेस्टेड इन फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट ऑन राइट ऑफ बेल, यह इसमें अधिकृत किया गया कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है तो अगर उसे जमानत देने का अधिकार, यहाँ कहता है कि उस व्यक्ति को जमानत को अधिकार होगा।
लेकिन अगर धाराएं बहुत ही संज्ञेय हैं, लाइफ इम्प्रिजोनमेंट है, डेथ सेंटेंस से जुड़े हुए हैं या रेप से जुड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न सेवरल ऐसे ऑफेंस हीनियस क्राइम से जुड़े हुए हैं, तो उस हालात में जमानत प्रोवाइड नहीं होगा। लेकिन कुछ समुचित केसेज में, कुछ वैसे जहां 7 इयर्स इम्प्रिजोनमेंट्स वाले मुकदमे हैं, उस हालात में अभियुक्त को राइट टू बेल भी दिया जा सकता है और अधिकार है कि वह जमानत पर, उपयुक्त बॉन्ड पर वह छोड़ा जाएगा। धारा 25 में कहा 51 में कहा गया सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन। यहाँ यह उल्लिखित है कि हर एक व्यक्तियों को गिरफ्तारी के पश्चात एक सर्च एंड सीजर लिस्ट मेमो तैयार किया जाएगा, जिसमें उस व्यक्ति के पास से जो भी सामग्री, जो भी संपत्ति या आग्नेयास्त्र या जो भी जैसा भी थिंग्स वगैरह हो, उसके सीजर मेमो तैयार किए जाएंगे। 51 स्पष्ट रूप से कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सर्च करके वह लिस्ट तैयार किया जाएगा। 52 कहता है कि पावर ऑफ सीज ऑफेंसिव वेपन। अगर कोई ऑफेंसिव वेपन्स रिकवर किए गए हैं उस व्यक्ति से, तो ऐसे हालात में उस वेपन का जब्ती सूची तैयार किया जाएगा। जो आग्नेयास्त्र वगैरह, गोली है, देसी कट्टा है या वेपन्स, कैसा भी हथियार हो, भाला गड़ासा, इस तरह से कोई वेपन्स हो, तो उसे भी सर्च एंड सीजर तैयार किया जाएगा। धारा 53 बहुत ही उल्लेखनीय है कि एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। सबसे पहले जरूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी तो धारा 53 में उसको चिकित्सीय जांच कराना अति आवश्यक होगा। क्योंकि उस हालात में अगर व्यक्ति कोई हार्ट पेशेंट है या किसी का सीवियर डिजीज से ग्रसित है, उसकी मृत्यु कारित हो सकती है, तो ऐसे हालात में वह मेडिकल रिपोर्ट कराना पुलिस रिक्वेस्ट करेगी। नियरेस्ट वह जो भी हेल्थ विभाग के जो सरकारी डॉक्टर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचसी में हैं या कहीं भी हैं, तो उस हालात में उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से जांच कराने की बात यह धारा 53 अधिकृत करती है पुलिस ऑफिशियल्स को। धारा 53 ये कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन ऑफ एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर रेप के हालात में किसी महिला का एग्जामिनेशन कराना है तो एट वंस उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर उसका चिकित्सीय जांच कराना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अति आवश्यक है। वह रिपोर्ट जरूरी होगा मुकदमे के सिलसिले में। एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट बाय मेडिकल पर्सन, और उसके बाद जो वो अरेस्ट पर्सन है उनका एक रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा धारा 54 में दिया जाएगा। 55 में कहा कि प्रोसीड्योर व्हेन पुलिस डिप्यूट सबऑर्डिनेट ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस वैसे पदाधिकारी जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं वह अरेस्ट करने के अधिकृत हैं, इसलिए उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। 56 में कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। जो भी मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन धारा 56 यह उद्धृत करती है कि अरेस्ट पर्सन को एज सुन एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के द्वारा जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑथराइज्ड हैं, जिनके क्षेत्राधिकार में वह थाना पड़ता है, उस थाना अधिकारी द्वारा 56 धारा में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। 57 में कहता है मोर देन नॉट 24 आवर्स। 57 में स्पेसिफिक कहता है कि 24 आवर्स से ज्यादा कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी अभियुक्त को रखने का अधिकारी नहीं होगा। लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय आवश्यक है कि 24 आवर्स कब से स्टार्ट होंगे, जब पुलिस हर एक पुलिस स्टेशन में एक केस डायरी रखा हुआ है। जब तक गिरफ्तारी मेमो उसके स्टेशन डायरी में अंकित नहीं किया जाएगा, उस समय से उसके 24 आवर्स शुरू होंगे। तो अगर पुलिस गिरफ्तार करके लाती है और स्टेशन डायरी में जब तक वह एंट्री नहीं करती है, तब तक 24 आवर्स का स्टार्टिंग पीरियड शुरू नहीं होगा। इसलिए जो 24 घंटे के अंदर पुलिस को प्रोड्यूस करना है
तो वह अपने स्टेशन डायरी में अंकित करती है गिरफ्तारी व्यक्ति का डिटेल्स कि किस संदर्भ में, किस लिए, क्या स्थान, नाम, पता वगैरह बताते हुए और एक विथ फॉरवर्डिंग मेमो के साथ पुलिस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को वहां प्रोड्यूस कर देगी। धारा चैप्टर 6 कहता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अब इस चैप्टर में आपको यह चर्चा है कि किसी व्यक्ति को अगर न्यायालय में उपस्थित कराना है तो उस हालात में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए यहाँ उल्लेख करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए 3 तरह की प्रक्रिया बताई गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी व्यक्ति को सम्मन्स भेजा जाएगा, सम्मन्स के बाद वारंट भेजा जाएगा, वारंट के बाद कुर्की जब्ती जाएगी और कुर्की जब्ती के बाद वह उसको अगर नहीं हाजिर होता है तो उसको परमानेंट एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करके पुलिस अंतिम प्रपत्र समर्पित कर देगी। इस हालात में चैप्टर 6 यह कहता है कि फॉर्म्स ऑफ सम्मन्स, जो नोटिस जाएंगे वह किस प्रकार के होंगे। नोटिस जब भी जाएगा तो पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा नहीं होगा, बल्कि कोर्ट के प्रारूप पर कोर्ट के मोहर, सील और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से सम्मन 2 प्रतियों में उस व्यक्ति के जिसको हाजिर कराना है उसके व्यक्ति के घर पर भेजा जाएगा और वह ले जाने वाला व्यक्ति उसे इंट्रोड्यूस करके उसको 1 प्रति देकर और 1 प्रति न्यायालय में सुपुर्द करेगा। लेकिन अगर जहां सम्मन्स भेजा गया और वह सम्मन्स वाले व्यक्ति का नाम, पता जहां दिया गया उसके घर में अगर ताला लगा हुआ है तो उस हालात में कहीं सदृश भाग पर उस सम्मन को चिपका दिया जाएगा। लेकिन अगर घर में ताला खुला हुआ है, घर के में वह व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो कोई सर्वेंट अगर वह उस घर में है तो सम्मन के संदर्भ में यह उद्धृत है कि जो सम्मन्स होगा नौकर को सर्व नहीं कराया जाएगा और कोई मेल पर्सन्स को वह बजाते बगल में नियरेस्ट कोई 2 व्यक्तियों के गवाह बनाकर इंट्रोड्यूस करके उसके सम्मन की 1 प्रति उसे सुपुर्द करके 1 प्रति न्यायालय में जमा कर दी जाएगी, जैसा कि धारा 61 में उल्लेखित है। धारा 62 कहती है कि सम्मन हाउस सर्व, सम्मन कैसे भेजा जाएगा। तो सम्मन पहले ही कहा कि सम्मन 2 प्रतियों में होगा, सील और सिग्नेचर से होगा और उस व्यक्ति के द्वारा इशू होगा और बाई ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा सम्मन जाएगा। कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई स्वतंत्र व्यक्ति सम्मन भेज लेकर नहीं जाएगा, बल्कि वह सम्मन लोक सेवक द्वारा वहां उसके पास भेजा जाएगा। सर्विस ऑफ सम्मन और कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी। अब जहां कोई कंपनी हो, कोई एसोसिएशन हो, कोई संघ हो, तो उसके निस्बत धारा 63 में कहा गया कि उस पर्सन के जो हेड व्यक्ति हैं उनको वह कॉर्पोरेट बॉडी और सोसाइटी के जो प्रधान हैं उनको नाम से वह सम्मन सर्व करा दिया जाएगा। धारा 65 कहती है प्रोसीड्योर वेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। जैसा कि 61, 62, 63 में कहा गया कि सम्मन्स भेजा जाएगा 2 प्रतियों में, उस व्यक्ति को उपस्थित करा दिया जाएगा, नहीं होगा तो सदृश भाग पर चिपका दिया जाएगा। इस हालात में अगर सम्मन नहीं उपलब्ध होता है तो उस हालात में किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट पर धारा 65 कहता है जो उस मकान का सदृश भाग हो, जहां मेन फ्रंट हो, वैसे हालात में कि वह व्यक्ति कहीं बाहर से आए तो उसको सम्मन की प्रति झलक जाए और वह सदृश भाग पर चिपका हुआ रहे। सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। कहीं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, सरकारी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थापित कराना आवश्यक है तो ऐसे हालात के लिए धारा 66 के तहत सम्मन भेजने का प्रारूप बताया गया और वह गवर्नमेंट सर्वेंट के जो उस ऑफिस में जहां कार्यरत हैं उस व्यक्ति के हेड के नाम से वह सम्मन भेजा जाएगा कि अमुक व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थापित के लिए अमुक डेट को भेजा जाए। सर्विस ऑफ सम्मन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। लोकल लिमिट्स के तहत जो साधारणतः जहां थाना में है, थाना के माध्यम से जाएगा, वहां चौकीदार साहब हैं, वह लेकर उसको सब करा देंगे। प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ सच केसेज वेन सभी ऑफिसर प्रेजेंट। और उस हालात में जो इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस करने वाले पदाधिकारी
जिन्होंने वह सम्मान रिसीव किया है उनके साइन और सिग्नेचर उसमें होंगे, जो धारा 68 उल्लिखित करती है। धारा 69 कहती है सर्विस ऑफ सम्मान ऑन विटनेस बाय पोस्ट। गवाहों को भी उपस्थित कराने के लिए सम्मान पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा भेजा जाएगा। कल अब वारंट ऑफ अरेस्ट और कुर्की जब्ती की चर्चा होगी। दैट्स ऑल। थैंक यू।